गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, आज के इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ इन्फ्लेशनरी गैप यानी मुद्रास्फीति अंतराल, उसके प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे। लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें बच्चों। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। चलो बच्चों, एक और इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी है कि यदि आप एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स जून 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपके लिए मेरा संकल्प बैच परफेक्ट है, क्योंकि इसमें वो सारा मटेरियल है जो आपके जीआरएफ को क्वालिफाई करने के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे कि आप देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में है बच्चों, लाइव लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में है, पीडीएफ नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में है, प्रैक्टिस क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, मॉक टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में है एंड पर्सनल मेंटरशिप। यानी ये जो मटेरियल है आपके जीआरएफ को क्वालिफाई करने के लिए मोर देन इनफ है। तो फिर देर मत करिए, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करिए, कोर्सेज में जाइए और वहीं से आप 50% डिस्काउंट पे 50% डिस्काउंट पे आज आप ज्वाइन कर सकते हैं। 50% डिस्काउंट पे आज आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि परसों मेरा बर्थडे था, परसों मैंने 50% का डिस्काउंट दिया था। कल बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज आज तक के लिए कर दीजिए, फिर मैंने कल दिया और आज सुबह से ही ये मैसेज आ रहे हैं कि सर सिर्फ आज के लिए लास्ट डे कर दीजिए। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो बच्चों की बात मान लेते हैं और आज हमने आप लोगों को 50% का डिस्काउंट दिया है सिर्फ आज के लिए। तो फिर देर मत करिए, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करिए, कोर्सेज में जाइए और वहीं से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। और कूपन के लिए आप मुझे यहां यानी इस नंबर पे 9910569227 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब चलते हैं और देखते हैं कि इन्फ्लेशनरी गैप क्या है। तो बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। एक ऐसा सिचुएशन है जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड, आप जानते हैं एग्रीगेट डिमांड, अभी मैं बताऊंगा। एक इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए जितना एग्रीगेट डिमांड चाहिए उससे ज्यादा होता है। यानी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है जितना कि एग्रीगेट डिमांड चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं बच्चों, देखिए प्लीज, कि जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है, ये देखिए, जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो है, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर दैन एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट। यही सिचुएशन है इन्फ्लेशनरी गैप का, यही सिचुएशन है इन्फ्लेशनरी गैप का। यानी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा होता है। अब पहले थोड़ा सा आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। ये देखिए, एग्रीगेट डिमांड यदि क्लोज इकोनॉमी की बात करें, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? समेशन, सबको एक साथ ऐड कर देने पे एग्रीगेट बनता है, सबको एक साथ जोड़ देने से एग्रीगेट बनता है। तो आप देख सकते हैं इकोनॉमी में हम किस लिए डिमांड करते हैं, हमारा होता है कंजम्पशन के लिए डिमांड होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड होता है, गवर्नमेंट परचेज के लिए डिमांड होता है, और यदि ओपन इकोनॉमी है तो नेट एक्सपोर्ट के लिए भी डिमांड होता है ना। तो यदि हम क्लोज इकोनॉमी की बात करते हैं बच्चों, तो यहां पे आप देख सकते हैं, देखिए प्लीज, कि जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है वो क्या होता है? सी प्लस आई प्लस जी, यानी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, निवेश है ना बच्चों, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट परचेज, प्लस गवर्नमेंट परचेज, गवर्नमेंट
परचेज। ठीक है बच्चों, यानी कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट परचेज। एग्रीगेट डिमांड इन तीनों को मिलकर बनता है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट परचेज। और आप इसको अच्छी तरीके से जानते हैं, यदि हम किनीजियन क्रॉस यूज करते हैं तो ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, देखिए प्लीज, यदि हम किनीजियन क्रॉस वाला कंसेप्ट यूज करें तो इसमें आप देख सकते हैं कंजम्पशन, आपको पता है ना बच्चों कंजम्पशन क्या होता है, ये देखिए प्लीज, कंजम्पशन होता है C इक्वल्स टू C0 प्लस C1 Y माइनस टी, यानी YD, डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ध्यान दीजिए प्लीज, इन्वेस्टमेंट क्या होता है या इन्वेस्टमेंट का फंक्शन क्या होता है, I इक्वल्स टू I0 माइनस BR, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट घटेगा। ठीक है, एंड गवर्नमेंट परचेज तो आपका नेट ही रहने दीजिए अभी, हालांकि G0 मतलब ऑटोनोमस ही इसको रहने दीजिए। ठीक है, तो यदि इसकी हम बात करें बच्चों, यहां पे यदि इसमें हम इसकी बात करें, एक डायग्राम पे हम लें इसको, तो इस तरीके से देखिए प्लीज, जो हमारा कंजम्पशन होगा, ये देखिए जो हमारा कंजम्पशन होगा वो, यदि इनकम आपकी जीरो है तब भी कंजम्पशन कुछ ना कुछ होगा, तब भी कंजम्पशन कुछ ना कुछ होगा। और जैसे जैसे इनकम बढ़ता है आपका कंजम्पशन बढ़ता है, दैट इज C0 प्लस C1 YD, डिस्पोजेबल इनकम। इनकम आफ्टर टैक्स मतलब टैक्स में से, सॉरी इनकम में से टैक्स को घटा देने से डिस्पोजेबल इनकम बनता है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये तो सिर्फ कंजम्पशन है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी ऐड कर दें तो ये बिल्कुल पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। ये क्या हो गया, ये हो गया C प्लस I हो गया। इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी ऐड कर दें तो ये हो गया, ये हो गया C प्लस I प्लस G, C प्लस I प्लस G हो गया। यानी इसको यदि हम अलग से यहां बनाते हैं तो आपके पास जो एग्रीगेट डिमांड, ये देखिए प्लीज, आपके पास जो एग्रीगेट डिमांड आता है यहाँ पे इनकम, और यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो ये इस तरह का आता है C प्लस I प्लस G। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना है इसको। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट घटेगा, उसको हम बाद में डिस्कस करें, बट समझ लीजिए इस चीज को। क्यों इन्वेस्टमेंट क्यों घटेगा बच्चों, क्यों, यहां देखिए क्योंकि ये देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इनवर्सली रिलेटेड है, क्योंकि यहां निगेटिव का साइन है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट घटेगा। उसका लॉजिकल रीजन भी है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बैंक से लोन लेना हमें महंगा हो जाएगा, हमारी प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगी, इसलिए हमें लोगों को मतलब इंसेंटिव टू इन्वेस्ट घट जाता है कि ठीक है यार कोई बात नहीं, हमारे पास उतना, हम बहुत बड़ा वो नहीं कहते, हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं है कि आपके पास ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी हम इन्वेस्ट करें। तो जब ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो इन्वेस्टमेंट घटेगा, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उसको हम अभी यहां डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया एग्रीगेट डिमांड, ये हो गया एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट सप्लाई आपको याद है बच्चों, एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री लाइन होता है। अब एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, इकोनॉमी में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है, यदि सबको ऐड कर लिया जाए, चाहे वो गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो, वस्तुएं हो या फिर सेवाएं हो, सबको यदि आप ऐड कर लेते हैं तो वो एग्रीगेट सप्लाई बनता है। ठीक है, उसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये देखिए प्लीज, उसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये देखिए यहां पे इनकम और ये है आपका 45 डिग्री लाइन, इसको आप कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई, यहां पे एग्रीगेट सप्लाई, यानी जितना इनकम होगा वही एग्रीगेट सप्लाई होता है, वही एग्रीगेट सप्लाई होता है। जो इनकम इकोनॉमी में होगा वही एग्रीगेट सप्लाई होता है, क्योंकि टोटल इकोनॉमी में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, जितना उत्पादन हुआ है, सबको ऐड कर दें तो वो सप्लाई कहलाता है।
तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आपको समझ में आ गया। अब दोनों को मैं एक ही डायग्राम में बनाना चाहता हूं बच्चों। इन दोनों को मैं एक ही डायग्राम में यहां पे बनाना चाहता हूं बच्चों। ये देखिए, दोनों को मैं एक डायग्राम में यदि बनाऊं तो इस तरीके से हो रहा है। देखिए प्लीज, यहां पे इनकम और यहां पे आप दोनों ले रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये है आपका एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री लाइन, और ये है आपका एग्रीगेट डिमांड, है ना। आप देखिए, ये पॉइंट है जहां पे इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों? और मान लेते हैं कि ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट है। मतलब यदि इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई यहां पे मिलते हैं, और ये एग्रीगेट डिमांड जो है एट फुल एम्प्लॉयमेंट है, एट फुल एम्प्लॉयमेंट है, यानी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट, पूरे लोगों को जॉब, सारी रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस, सबको काम पे लगाने के बाद ये एग्रीगेट डिमांड आता है। मतलब इतना एग्रीगेट डिमांड चाहिए, तब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट करेगी। तो जो इनकम होता है उसे आप इनकम एट फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। उसे आप इनकम एट फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मतलब ये कि ये वाला एग्रीगेट डिमांड हमें चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेकिन किसी भी रीजन से, बहुत सारा रीजन है उसको हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी रीजन से जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है, वो ये है, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, है ना। एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड ये है, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड। अब आप देख सकते हैं यहां पे, चूंकि सारा रिसोर्सेज, जितने मैन पावर्स थे, जितने लेबर है, लैंड है, कैपिटल है, सब रिसोर्सेज इंप्लॉयड है, उसके बाद भी आपके इकोनॉमी में डिमांड बढ़ रहा है। तो देखिए, चूंकि सारा रिसोर्सेज आप इंप्लॉयड हो चुके हैं, अब आपके पास कोई एक्स्ट्रा रिसोर्स है नहीं कि आप ज्यादा कुछ प्रोड्यूस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तब क्या होगा? फिर भी डिमांड बढ़ रहा है। मतलब आप की फैक्ट्री है और ये मैक्सिमम दिन में आप 25 पेन प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन डिमांड कितने की है? 100 पेन की डिमांड है। तब क्या होगा? वही देखिए, 100 पेन की डिमांड है, आप प्रोड्यूस कितना कर सकते हैं? 25। तब क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ता है। अब ये बात मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं कि रिसोर्सेज आपके पास नहीं है, मैन पावर नहीं है, लैंड नहीं है, लेबर नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर डिमांड कैसे बढ़ गया? तो हो सकता है कि बाहर से पैसे आ गए, डोनेशन आ गया, कहीं से आपके विंडफॉल गेन आ गया, या बाहर से इन्वेस्टमेंट आ गया। उस केस में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाता है। यानी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होने के कारण है कि आपकी इनकम कहीं और से आ गई, तो आपका एग्रीगेट डिमांड जितना जरूरी है उससे ज्यादा हो जाता है, और उसी को आप, ये देखिए, आप उसी को आप क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं इसको? आप इन्फ्लेशनरी गैप। क्या कहते हैं बच्चों आप इसको? इसको आप कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। इसको क्या कहते हैं बच्चों? आप कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। अब ये क्या करता है? चूंकि आपके पास रिसोर्सेज है नहीं, डिमांड है, तो प्राइसेस बढ़ेंगे, यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। क्या होगा बच्चों? इसके रीजन से क्या होगा? इसके वजह से क्या होगा? यदि इसके वजह से होगा आप इन्फ्लेशन, क्या होगा बच्चों? इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ने से आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी ऑब्वियसली, क्योंकि अब रेंट पहले आप 5,000 रुपये देते थे, अब आप दे रहे हैं 7,000 रुपये। पहले आपका घर का राशन आ जाता था 2,000 रुपये में, अब आ रहा है 2,500 रुपये में। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने से अब क्या होगा बच्चों? आप में बेचैनी महसूस होगी, सरकार पे आप कोसिएगा, पेपरों में सब जगह निकलने लगेगा ये सारी चीजें, अरे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया है, हमारी रियल इनकम उतनी बढ़ी नहीं है।
तो अब सरकार इस पे क्या कर सकती है? क्वेश्चन पूछता है कि इन्फ्लेशनरी गैप का क्या इंपैक्ट होता है? तो बहुत सारा इंपैक्ट होता है। इन्फ्लेशनरी गैप से पहले तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा ना, इससे आपकी वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी, है ना, वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, जो फिक्स्ड इनकम अर्नर हैं उनको दिक्कत हो जाएगी। ये बहुत सारी चीजें हमने आपको इन्फ्लेशन में पढ़ा दिया है। यानी इन्फ्लेशन बढ़ने के जो इम्पैक्ट होगा वही इन्फ्लेशनरी गैप का भी इम्पैक्ट होगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी, वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगा, वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ सकता है, ठीक है, आपका रियल वेजेस घट सकता है, ये बहुत सारा इंपैक्ट इस पे हो सकता है। अब सरकार को करना क्या चाहिए, है ना, सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को करने के लिए आपको पहले मैं ये बताता हूं, इन्फ्लेशन बढ़ेगा बच्चों, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, है ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगा, है ना, वैल्यू ऑफ कैश कम होगा, वैल्यू ऑफ मनी कम होगा, है ना बच्चों, वैल्यू ऑफ मनी कम होगा, वैल्यू ऑफ मनी कम होने से, वैल्यू ऑफ मनी कम होगा, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, है ना बच्चों। इस तरह के बड़े सारे इंपैक्ट हैं। फिक्स्ड इनकम अर्नर की इनकम, रियल इनकम कम होगा आपके पास, रियल इनकम डिक्रीज होगा, ये बहुत सारे इंपैक्ट हो सकते हैं। अब इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करेगी? तो सरकार को एक ही बात पे हथौड़ा मारना है कि ये जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है उसको किसी भी तरीके से यहां पे वो लेकर के आए, किसी भी तरीके से यहां पे वो लेकर के आए, या फिर प्रोडक्शन बढ़ाए, या तो डिमांड घटाए या फिर प्रोडक्शन बढ़ाए। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार को टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज तो खत्म हो गए हैं। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार टेक्नोलॉजी इंप्रूव करे, या फिर सरकार इसमें जो जो चीजें लगती हैं, यहां पे आप देख सकते हैं कि टैक्स बढ़ा सकती है सरकार, टैक्स इंक्रीज कर सकती है, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर G0 कम कर सकती है, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट कम कर सकती है। ये सारे तरीके हैं एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए। और इसमें से आप कुछ भी पूछ सकता है कि एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए क्या क्या उपाय किया जाना चाहिए, टैक्स के बढ़ाने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा कि घटेगा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा कि घटेगा, इस तरह के बड़े सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।